नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस मेंस 2022 के बारे में एक सेशन हमने किया था और इस सेशन में हमने डिस्कस किया था आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो हमारा ग्रुप डिस्कशन, कैसे उसका लाभ उठाएं। और इसमें हमने बात की थी कि आंसर राइटिंग कैसे और कब से करनी चाहिए, कैसे आपको आंसर अपने तैयार करने चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हेडिंग का प्रयोग करना है या नहीं करना है, अंडरलाइन करना है शब्दों को कि नहीं करना है, और चार्ट डायग्राम के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज का जो सेशन है उसमें आंसर को कैसे स्टार्ट करें, प्रश्नों को कैसे समझें, मटेरियल आपके पास ज़्यादा है तो कैसे कौन सी चीज़ों को आप काट छांट सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लिखना हर हाल में ज़रूरी होता है, जिसको लिखे बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस पे हमको चर्चा करनी है। और इन प्रश्नों को हम सीखेंगे अपने 2 क्वेश्चंस जो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं लाया हूँ उसके माध्यम से। आप अगर इनके पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा एक ग्रुप हमने आंसर राइटिंग का बनाया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसमें सारी चीज़ें आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराई जाएंगी और आगे जो कुछ भी होगा वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस सेशन में कोशिश करते हैं कुछ उसको बेनिफिशियल बनाने की, और हम कोशिश करते हैं इस सेशन को कुछ ऐसा बनाने की कि आप आंसर लिखने लगें और लिखने ही ना लगें, आप ऐसा लिखें कि आप हर हाल में पास भी कर जाएं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है आंसर राइटिंग की, वो होती है कि आपके पास कंटेंट कितना है और कैसा कंटेंट है, सटीक कंटेंट है या फिर नहीं है। जब आप कोई भी आंसर राइटिंग करने चलते हैं, किसी भी प्रश्न को आप लिखने चलते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। वेल बिगिन हाफ डन, लेकिन क्वेश्चन के मामले में अगर आप वेल रीड कर लेते हैं तो हाफ डन हो जाता है। वेल रीड का मतलब है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वास्तव में ये आपसे क्या लिखवाना चाह रहा है, ये अगर आप समझ गए तो आपका वहीं पर जो दिमाग है वो उसी दृष्टि से काम करने लगता है, उसी तरीके से काम करने लगता है जो पूछा गया है। आपको पता चला कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आप लिखने के बाद समझ पाते हैं कि ये तो कुछ दूसरा पूछ रहा था। खुद को इतना मांझिए, खुद को इतना चीजों में इन्वॉल्व कर दीजिए, प्रश्न देखते ही समझ में आपको आ जाए। बड़ा आसान नहीं होता है कुछ भी करना। जब आप प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं तो तभी समझ में आते हैं प्रश्न, जब आप पहले से उनको पढ़े होते हैं, पहले से उनके बारे में कुछ सुने होते हैं। तो कंटेंट यहीं पर काम करता है और समझने के लिए प्रश्न को तोड़ना पड़ता है। प्रश्न देखिए, औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग, जो पारंपरिक कारीगरी उद्योग है, उसके पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने अपने हित में, जब उपनिवेश था तो उन्होंने अपने हित में चीजों को मॉडिफाई किया। उनको चाहिए था कच्चा माल जो कि ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग के लिए जरूरी था, उनको चाहिए था कच्चा माल जो ब्रिटेन में अन्य उद्योगों के लिए जरूरी था। तो यहां पर जो पारंपरिक कारीगरी उद्योग अगर चलते रहते तो उनका जो बना हुआ माल है वो कहां बिकता, वो नहीं बिक पाता। और अगर वो नहीं बिक पाता तो उनको बाजार कहां से मिलती, तो वो पैसे कहां से पाते। अंग्रेजों का तो जो भी था वो डबल गेम खेलते थे, यहां से सस्ता माल लेके जाते थे, उस पर लाभ कमाते थे, और वहां का जो माल था यहां महंगा बेच के उस पर भी लाभ कमाते थे। इतनी बातें आपको लिखनी नहीं, लेकिन आपको समझना है। तो औपनिवेशिक भारत में जो पारंपरिक कारीगरी उद्योग था, तो कारीगरी उद्योग का पतन जो हुआ तो कैसे उसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंगु बनाया। भारत में आज भी जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार है वो कृषि है, ज्यादातर लोगों की जीविका का साधन कृषि है। इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे, ये चीज हम यहां पर समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। मैंने कहा कि कोई भी जब आप प्रश्न लिखने चलते हैं तो उसको 3 भागों में बांटते हैं। इंट्रो के बाद में आपका बॉडी पैराग्राफ, और बॉडी पैराग्राफ के बाद में आपका अंत में आता है कॉन्क्लूजन। आप कंक्लूड करते हैं, प्रारंभ करते हैं, मूल सामग्री बीच में लिखते हैं, और अंत में जब आप सुझाव के साथ, किसी उपाय के साथ, किसी की रिपोर्ट के हिसाब से, कि कोई योजना है जिसको आपने पता चला क्रिटिसाइज किया है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण किया है, तो क्या उसमें सुधार हो सकते हैं। पूर्ण तो तभी होगा ना कि क्या उसमें सुधार हो सकते हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा तो वो आंसर पूर्ण नहीं माना जाएगा, तो आप वैसे इसको अंत करेंगे। यहां की जहां तक बात है तो सबसे पहले आपको समझाना है कि औपनिवेशिक भारत में जो पारंपरिक कारीगरी उद्योग था उसकी अवधारणा वास्तव में थी क्या। इसकी जो अवधारणा है वो विऔद्योगीकरण से जुड़ी हुई है। औद्योगिकरण का उल्टा, विऔद्योगीकरण का मतलब क्या होता है।
उद्योगों का पतन होना, उद्योगों का पतन होना भारत के संदर्भ में अगर उस समय आप देखेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों के समानांतर कृषि की भूमिका का बढ़ना, उद्योग के समानांतर कृषि की जो भूमिका थी उसका बढ़ जाना, उद्योगों का खत्म हो जाना, उसको अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न कारणों से समाप्त किया जाना। तो जो ब्रिटिश भारत की हम बात करते हैं, ब्रिटिश शासन की बात करते हैं, 19वीं शताब्दी में ऐसी स्थिति आई थी जब साम्राज्यवादी जो विद्वान हैं उनकी अगर हम माने तो पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन की अवधारणा को वो अस्वीकार भी करते हैं। वो कहते हैं कि पारंपरिक उद्योग जो था उसका पतन हुआ ही नहीं। लेकिन हम यहां पर कुछ कारण आपको देके ये समझा सकते हैं कि पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ था, जो भारतीय पारंपरिक कारीगरी थी उसको धक्का लगा था। कैसे? इसको आपको लिखना पड़ेगा। शुरुआत आपने ऐसे की कि इसका संबंध विऔद्योगीकरण से, विऔद्योगीकरण का मतलब उद्योगों का पतन होना, उद्योगों का पतन होना, साथ में कृषि पे निर्भरता बढ़ना। लेकिन कृषि पे भी निर्भरता कब तक और कैसे निर्भरता? क्योंकि कच्चा माल अगर उससे मिल रहा है, कपास मिल रहा है, उससे वस्त्र बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग है हमारे यहाँ, कारीगरी उद्योग है, तो उससे पैसा आता था, वो समाप्त होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, पहले ही अगर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हम कुछ कारण बता रहे हैं जिसके कारण से ऐसा हुआ है। पहला उसका हमने यहां पर दिया कि 1813 में चार्टर एक्ट जो आया था उसमें भारत का दरवाजा ब्रिटिश उत्पादों के लिए खोला गया था। अब अगर मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ब्रिटिश जो प्रोडक्ट होंगे उसके लिए अगर इंडिया मार्केट का काम करेगा, इंडिया हो जाएगा उसके लिए मार्केट, तो कभी भी अंग्रेज नहीं चाहेंगे कि इंडिया में प्रोडक्शन हो, तो इंडिया के प्रोडक्शन को वो रोकेंगे। वो इंडिया को मार्केट के तौर पर देख रहे हैं, तो प्रोडक्शन अगर यहीं पर होगा तो वो कैसे मार्केट अपना बना पाएंगे? वो क्या करते थे, यहां से जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल वहां भेजते थे ब्रिटेन को, और ब्रिटेन को रॉ मटेरियल भेज के वहां से बनवाते थे माल, क्या प्रोडक्ट, जो यहां पर लाके बेचते थे। कच्चा माल जाता था और वहां से पका हुआ माल, यहां से कपास गया, वहां से वस्त्र बन के आया, समझ रहे हैं? तो उस प्रोडक्ट को वो बाजार की मार्केट में इंडिया की बाजार में, इंडिया की मार्केट में बेचते थे। सॉरी, बाजार की मार्केट नहीं, इंडिया की मार्केट में उसको बेचते थे। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें ब्रिटिश उत्पादों के लिए ओपन कर दिया गया ये मार्केट। ब्रिटेन में भारतीय उत्पादों पर चुंगी लगा दी गई, है ना। अगर जैसे अभी क्या होता है, मान लीजिए कि चाइना यहां पर कुछ बहुत सारी चीजें डंप कर रहा है इंडिया में, तो इंडिया अगर उस पर टैक्स लगा देता है और चाइनीज सामान महंगे हो जाए, चाइनीज आप क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो सस्ते होते हैं। ब्रिटेन ने क्या किया कि उस पर बहुत सारे जो सामान थे उस पर चुंगी लगा दिया, जिससे कि वहां की जो मार्केट है, वहां के जो प्रोडक्ट है, उससे यहाँ के सामान महंगे हो जाए उसकी तुलना में। तो वहां पर क्या होगा, भारत के सामान नहीं बिकेंगे। तो एक ये भी प्रयास उन्होंने किया था, औपनिवेशिक काल में ये भी एक प्रयास हुआ था। अगला है कि रेलवे के माध्यम से भारत में ब्रिटिश उत्पादों को दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। रेलवे का विकास अंग्रेजों ने क्यों किया था? रेलवे में लाद के, ट्रेनों में भर के माल को क्या किया जाता था, विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाया जाता था, दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचा दिया जाता था। और ये माल जो होता था, ये प्रोडक्ट जो होता था, उसको आप कहिए वो ब्रिटिश का प्रोडक्ट होता था, वहां पे ब्रिटेन से आया हुआ प्रोडक्ट होता था। और अगर ये बिकता था तो इसका लाभ किसको मिलता था? ब्रिटेन के लोगों को मिलता था। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना, विदेशी वस्तुओं के प्रति लोगों को आकर्षित करना, एक अंग्रेजों का पिछलग्गू वर्ग तैयार करना, अंग्रेजों के हिसाब से रहन सहन यहां डेवलप करना, ये क्या था? ये कैसे प्रयास थे? ये ठीक वैसे ही प्रयास थे जैसे कि अपने पीछे नेता लोग एक कम्युनिटी बना लेते हैं, एक जनमत बना लेते हैं और उन्हीं के बल पे चुनाव जीतने लगते हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव था, अंग्रेजी शिक्षा को जो बढ़ावा दिया गया, वो अंग्रेजी शिक्षा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं थी, उससे एक ऐसी सोसाइटी खड़ी हो रही थी, एक ऐसा वर्ग खड़ा हो रहा था जो अंग्रेजों की तरह सोचने लगा था, अंग्रेजों की तरह पहनने लगा था, अंग्रेजों की तरह सारे काम करने लगा था। और भारतीय राज्यों को जीतकर ब्रिटिश राज्य में जो ये मिला रहे थे, वो क्या कर रहे थे? अपने अंडर में वहां की इकोनॉमी को भी तो ला रहे थे, अपने अंडर में वहां की जो मार्केट को भी तो ला रहे थे, वहां के
जो भी लोग हैं उनको अपना प्रोडक्ट बेचने थे और यहां से जो कच्चा माल है उसको वहां पे ले जाते थे, सस्ते दारों पे खरीदते थे। तो भारतीय राज्यों को जीतकर ब्रिटिश राज्यों में मिलाने का क्या मतलब था? वो भी तो कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य स्थापित करने का ही तो निर्णय था। इन सभी कारणों को अगर आप देखेंगे तो भारतीय उद्योगों का पतन होता आपको नजर आएगा। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह पर यह नजर आएगा। भाई शहरी क्षेत्र में मटेरियल बनता था, मान लीजिए कि वहां पर कोई वस्त्र उद्योग था, हथकरघा उद्योग, और हथकरघा उद्योग से शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ गमछा बनाया गया, अंगप्रौछा जिसको कहते हैं, गमछा बनाया गया। तो पास की जो शहरी क्षेत्र है वहां की मार्केट में इसको ले जाके बेचा जाता था। वहां के जो व्यापारी हैं उसको थोक भाव में खरीद लेते थे। 100 खरीद लिया यहाँ गांव वाले से, तो इसने फिर हर पे एक एक करके फुटकर बेचा, किसी ने सप्लाई किया। तो दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों पर आपको इसका, दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर देखने को मिलेगा। जितना भी हमारे यहाँ हस्तशिल्प उद्योग था वो धीरे धीरे टूटता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो औपनिवेशिक सरकार जो भी प्रयास कर रही थी वो अपने हित में कर रही थी। और जब ऐसा होने लगा तो यहां पर हुआ क्या, हमने क्या कहा, विऔद्योगीकरण की अवधारणा से जुड़ा है, शुरू में ही इंट्रो दिया है, उसको समझाना पड़ेगा ना। तो जब विऔद्योगीकरण की अवधारणा को आप समझाएंगे तो इसमें लिखेंगे कि विऔद्योगीकरण का प्रतिफल यह होता है कि जो उद्योग में लगे लोग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, उद्योग में लगे लोग कृषि की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और जब कृषि पे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे दबाव बढ़ता है। यहाँ पे जब दबाव बढ़ता है तो कृषि कितने लोगों को क्या करेगी, तो यहाँ पर समस्याएं आती हैं, भुखमरी आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, यहाँ पर पलायन भी लोगों का होगा। लेकिन आज जो पलायन का कंसेप्ट तो है, लेकिन उस समय क्या, पूरे भारत पे तो अंग्रेजों का ही शासन है। प्रचंड बेरोजगारी आएगी, कभी खाने को रहेगा, कभी काम रहेगा, कभी नहीं रहेगा, है ना। तो ग्रामीण स्तर पर इसका खूब ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि जो गरीबी, भुखमरी आई तो समृद्धि की तो कोई बात ही नहीं है। और ऐसी जब स्थितियां आई, उद्योग धंधे सब नष्ट होने लगे, तो भारत जो है अंदर से टूटने लगा। भारत की जान गांव में बसती थी और भारत अंदर से टूटने लगा। तो विऔद्योगीकरण की अवधारणा ने जो बेरोजगारी, कृषि, इन सबको, कृषि पर दबाव, इन सबको जो जन्म दिया, उसी का यह प्रतिफल था। आज जो समस्याएं हैं, गांव की जो समस्याएं हैं, वो नई समस्याएं नहीं है, वो कहीं ना कहीं पुरानी समस्याएं हैं, पुराने दिनों से वो चलती आ रही समस्याएं हैं, और ये हमको विरासत में मिली हैं, अंग्रेजों ने उसको छोड़ा था। आज हम पूरा की बात करते हैं, प्रोवाइड अर्बन जो फैसिलिटीज है उन रूरल एरियाज। तो अर्बन फैसिलिटीज रूरल एरियाज में आप तब दे पाएंगे जब वहां की क्रय शक्ति, वहां की क्रय क्षमता बढ़ेगी। बहुत सारा सुधार हुआ है, लेकिन वैसे नहीं, आप अचानक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो उत्पादकता है वो कुछ होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे आपकी पढ़ने की जो क्षमता है वो कुछ होनी चाहिए, रोज आपको कुछ टारगेट करके चलना है, नहीं तो आप अच्छे कंप्यूटर नहीं रह जाएंगे। प्रचंड बेरोजगारी आएगी, लोगों को भुखमरी होगी, तो वो कैसे काम कर पाएंगे। ठीक वही स्थिति आज भी कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो पूरा जो हमारे देश का अभी भी जीडीपी है, उसमें अभी भी क्या हो रहा है, यही चल रहा है कि कृषि का योगदान घटता चला जा रहा है। पारंपरिक कारीगरी जो उद्योग था, जो पारंपरिक कारीगर थे, उनका योगदान घटता चला जा रहा है। नई नई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योग, पूंजीपति वर्ग, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसका कारण कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय ही है। आप इतना तो नहीं लिख सकते, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिसकी एक आधार कृषि तो है ही है, साथ में हस्तशिल्प की बात करें, हथकरघा की, जो भी हाथ से चलने वाली चीजें थी, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, उनको नष्ट करने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जब भारत आजाद होता है, आजादी के पहले महात्मा गांधी, बापू परोकारी क्या करते हैं कि सबसे पहले आजादी के बाद कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में भी अभी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, वो प्रासंगिक है। समझ रहे हैं। इस तरीके से आप अंत में यही लिखेंगे कि जो उस समय इन्होंने बीज बोया था अंग्रेजों ने, भारत की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ तोड़ी थी, वो आज भी वर्तमान में राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। तो अब आप देखिए यहां पर कौन कौन सी चीजें आप नहीं काट सकते। यहां पर ये 5 जो पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंट्स को आप कतई नहीं काट सकते। इन 5 पॉइंट्स को आप कतई नहीं काट सकते। इसलिए नहीं काट सकते
क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका आंसर, पूरा का पूरा आंसर जो है वो इन्हीं के आधार पर उसको बल मिलता है, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर उस आंसर में जान आती है। तो किसी की जान को आप नहीं निकाल सकते, बेकार हो जाएगा, शरीर केवल क्या होगा। बात समझ में आ रही है? बाद में यहां पर हो सकता है कि आप इसको लिखें कि उसका प्रभाव आज भी भारत पे पड़ा है, या जो पड़ा था वो विरासत में आगे भी कंटिन्यू रहा है। आप इतना ना समझाएं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में कैसे कैसे पड़ा, आप बस लिख दीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा, शहरी क्षेत्रों में भी पड़ा, उससे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, अकाल, एक लाइन में सीधे आप चले जाइए, भारत की समृद्धि में गिरावट, ये सब देखने को मिला। लेकिन आप अगर चाहें कि उन 5 बिंदुओं को हटा दें तो ऐसा नहीं। एक प्रश्न और देखते हैं। अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर चर्चा कीजिए, ये प्रश्न है। एससी, एसटी और जो अन्य पारंपरिक वनवासी समुदाय है उसको वन अधिकार दिया गया, उसको मान्यता दी गई। ये चर्चा में अधिकतर बना रहता है। ये चर्चा में अभी आया था लास्ट ईयर, जब लद्दाख के जो गवर्नर थे, लद्दाख के गवर्नर को राष्ट्रपति महोदय ने, जो आर्टिकल है 259 ही होगा, तो उस आर्टिकल के तहत कुछ अधिकार दिए थे कि वहां पर ये प्रावधान ऐसे कर सकते हैं, तब ये चर्चा में आया था। लेकिन ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अब इस प्रश्न में अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के प्रमुख प्रावधान सीधे सीधे लिखकर आपसे पूछे जा रहे हैं। इंट्रो में आप बस इतना करेंगे, आप सीधा इसकी स्टार्टिंग करेंगे और इंट्रो में बस केवल इतना लिखेंगे कि वास्तव में ये कब पास हुआ। तो 2006 ये लिखा है, लगभग 2006 लिखा है, तो सारे अधिनियम ऐसे ही होते हैं कि उसी समय के आसपास 2005-6 में पास होते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन क्षेत्र के जो निवासी हैं उनका वन अधिकार मान्यता जो अधिनियम है, वो जिसको FRA भी कहते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये 2006 में पारित हुआ था। और ये अधिनियम पारंपरिक वनवासी समुदायों के अधिकारों को कानूनी रूप से, लीगल तौर पर क्या करता है, मान्यता प्रदान करता है। ये बात लिख के आप आगे बढ़ेंगे। अब ये जो अधिनियम है इसके तहत क्या किया गया, प्रमुख प्रावधान ही आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसके तहत अधिकार ही दिए गए हैं। जो अधिकार दिए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उनको आप, अब जैसे कल बात आ रही थी कि हेडिंग डालें कि ना डालें, तो यहां पर आप हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं। नहीं डालना चाहते हैं तो टू द पॉइंट, बुलेट पॉइंट में नंबरिंग करके जैसे भी आप चाहें लिख सकते हैं। 2006 में यह अधिनियम आया तो इसकी एक डेडलाइन रखी गई 13 दिसंबर 2005, और इसमें कहा गया कि ऐसे लोग, ऐसे वनवासी, ऐसे आदिवासी जिनके पास 4 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनको कृषि भूमि के तौर पर जो अपना जोत बो रहे हैं, तो 13 दिसंबर 2005 तक कृषि की जाने वाली भूमि पर, जो कि 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं है, कृषि करने वाले संबंधित जो परिवार हैं उनको स्वामित्व प्रदान इस पे किया जा रहा है। यानी कि इस पे अब वो लोग अपना मालिकाना हक जता सकते हैं, और इस जमीन पर आप, वहां पे वो लोग क्या कर सकते हैं, वो नई भूमि तो नहीं दी जा रही है, यहां पर खेती किसानी कर सकते हैं, अपना जो परिवार है उसको चला सकते हैं। लेकिन 13 दिसंबर 2005 से पहले उनका अधिकार होना चाहिए, जहां पे वो खेती किसानी पहले से कर रहे हैं, तो उनके परिवार को दी गई, और ये 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक स्वामित्व की बात हो गई। वनवासी और आदिवासियों के लिए जो लघु वन उपज है, तेंदू का पत्ता, चारागाह क्षेत्र, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां से वो लोग निकालते हैं, और वो उनके जीवन का आधार है, उसको ले जाके पास के मार्केट में बेचते हैं। तो वनवासी और आदिवासियों के लिए इसमें ये भी अधिकार दे दिए गए कि इसका कलेक्शन वो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखा जाएगा कि उससे कोई अहित ना हो वनों का। अब इतने से ही तो काम हो नहीं जाएगा, राहत और विकास के भी अधिकार चाहिए। अगर उनको कोई अवैध तौर पे निकाल रहा है, निकासी कर रहा है, कोई उनका विस्थापन, मान लीजिए कि कोई योजना आ गई और कोई योजना वहां पर कोई स्कीम चल रही है, और इस योजना के तहत उनका प्रवासन, उन पे दबाव डाला जा रहा है, उनका पुनर्वास किया जा रहा है, तो उनको राइट दिया गया कि आपको वन संरक्षण के लिए आवाज उठाने का अधिकार है, कि यहां पर ये हम जो रह रहे हैं ये हमारी केवल एक जंगल की जमीन ही नहीं है, हमारे जीवन का ये आधार है।
तो बुनियादी सुविधाओं का अधिकार क्योंकि हमको प्राप्त है और वो यहीं से हमको मिल रही है, इन्हीं जंगलों से, तो हम इसको ऐसी कोई स्कीम नहीं चलने देंगे। आश्रम किसने किसने देखी है? आश्रम में बाबा जब वहां पे अफीम की खेती के लिए वो जंगल में कब्जा कर लेते हैं, बताते हैं यहाँ पर हमारे पूर्वजों के कुछ सब मिले हैं बिल्डिंग के मटेरियल, तो वहां पर विरोध होता है और वहां का जंगल का जो कोई व्यक्ति होता है, लीडर होता है, उसको खैर वो मरवा देते हैं। तो वो इसी कानून के आधार पर जो भोपा स्वामी उसको मारते हैं, कुल्हाड़ी से काट देते हैं, तो भोपा स्वामी जो है वो आगे झेलेंगे। 2006 का जो ये वन अधिकार अधिनियम है ये इनको झिलाएगा। तो वन में अगर ऐसी कोई गतिविधि हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी बुनियादी सुविधाओं का आप हनन कर रहे हैं। उनको अधिकार प्राप्त है कि वो बुनियादी सुविधाएं उनको मिले, भाई हमारे मूल अधिकार हैं, तो उनमें जिंदा रहने का, जीवन जीने का, पानी पीने का, ये सब अधिकार उसमें शामिल है। सांस लेने का अधिकार, तो उसमें ये अधिकार भी शामिल है। वन प्रबंधन अधिकार की अगर हम बात करें तो जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने संबंधी अधिकार भी इनको दिए गए कि आप केवल वहां रहिए नहीं, ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। इसको तो आपको लिखना ही है। अब पात्रता मापदंड उसमें यह दिया गया कि वनवासी अनुसूचित जनजाति के रूप में अर्हता प्राप्त करने, या जो फॉरेस्ट ये एक्ट है, अधिकार राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो इसमें 3 शर्त उनको पूरी करनी जरूरी होती है। आप यहां पर इसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसको लिखने का जो प्रावधान है वो ठीक है, प्रावधानों में इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको कम में भी लिख सकते हैं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, 13 दिसंबर 2005 से पहले मूल रूप से वन या वनभूमि का निवासी हो और आजीविका हेतु वास्तविक रूप से उसी क्षेत्र के जो वन है, वन भूमि है, उस पर उसकी निर्भरता हो। इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास शब्द ज्यादा है, आपके पास कंटेंट ज्यादा है और आपको टाइम जो है वो कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक वनवासी क्षेत्रों में जो अधिकार था उसके बारे में हमने बात की। अन्य जो पारंपरिक वनवासी हैं जिनको अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर कहते हैं, OTFD इनको बोलते हैं, तो उनको भी कुछ शर्तों के तहत ही अधिकार दिए गए। डेडलाइन तो 13 दिसंबर 2005 ही रखी गई, लेकिन कम से कम 3 पीढ़ियों का यहां पर 75 वर्ष या फिर 3 पीढ़ी मूल रूप से अगर ये सिद्ध हो जाता है, 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड मिल जाता है कि वहां पे वो निवास कर रहे हैं, तभी ये अधिकार उनको दिए जाएंगे। 75 साल से निवास करना जरूरी है और आजीविका के लिए वन या वन भूमि पर वो निर्भर हो, तब ये दिया जाएगा। जो उनके अन्य पारंपरिक जो वनवासी हैं, जो हो सकता है ST में ना आते हो, वैसे वहां के मूल रूप से ना हो, बहुत पहले के, लेकिन इतने दिनों से अगर रह रहे हैं तो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर के रूप में उनको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अब कोई भी जब आप कानून लिखते हैं तो केवल प्रावधान लिख देने से काम नहीं चलता है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये कैसे इनको मान्यता दी जाएगी, ये अधिकार किसको दिया गया। UPSC ने ये प्रश्न भी पूछा था 2010 या 12 में, तो ये अधिकार ग्राम सभा को दे दिया गया। ग्राम सभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इसमें यह सिफारिश की जाएगी कि किस व्यक्ति को किस संसाधन पर राइट दिया गया है, मान्यता दी गई है। तो ये अधिकार क्षेत्र किसका है? ग्राम सभा का। भाई लोकल बॉडी जो है वही तो इसके बारे में कुछ रिपोर्ट कर सकती है, जो उसके बारे में जानती हो, तो ये अधिकार उसको दे दिया गया। और फिर ये जाएगा तालुका लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और फिर जिला स्तर पे, और वहां पर फिर इसका क्या किया जाएगा, पहले अन्वेषण किया जाएगा और बाद में इसको अनुमोदित कर दिया जाएगा। यानी कि इस जो इनिशिएट होगी ये ग्राम सभा पर इनिशिएट होगी ये स्कीम, मतलब ये जो अधिकार है ये वहीं से शुरू होंगे। ग्राम समिति जो ग्राम सभा है वो रिपोर्ट लगाएगी और जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो इसको छाटबीन का काम करेगी कि लोग जो जिनका नाम दिया गया है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, तो वो कैसे लोग होंगे। अब उसमें जरूरत पड़ेगी कि वन से रिलेटेड लोग भी हों, उसमें राजस्व से रिलेटेड लोग हों, और आदिवासी कल्याण जो ST कल्याण विभाग है तो आदिवासी कल्याण विभाग से भी लोग हों। तो 3 तरीके के लोग उसमें होंगे, 3 सरकारी अधिकारी होंगे और 3 निर्वाचित सदस्य भी स्थानीय निकाय के जो होंगे। भाई स्थानीय निकाय को क्यों शामिल किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि उनको पता होता है, भाई आप अपने पड़ोसी के बारे में शहर में नहीं जानते होंगे, लेकिन गाँव में पड़ोसी के बारे में 10-10 पीढ़ी के बारे में लोग बता देंगे। शहर में तो इसलिए नहीं क्योंकि वो फ्लैट में रह रहे हैं या बगल में आ गया ऐसे,
अभी 5 साल से आपके बगल रह रहे हैं तो आप नहीं जानते, लेकिन गाँव का जो इतिहास है वो कई सौ सालों पुराना ऐसे होता है, जंगलों का इतिहास है वो ऐसे होता है। तो इसीलिए इन लोगों को शामिल किया जाता है। और ये जो समितियां होती हैं, कोई मामला होता है तो यही सब सुनवाई भी करती हैं। तो इस तरीके से अब बात आती है कि कहां तक, जैसे अब कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ गई या कोई इंडिया की ही कंपनी है और वो अपना प्लांट यहाँ पर लगा रही है, और जंगलों में जब प्लांट लगता है तो विस्थापन भी होता है, इनके अधिकारों का हनन भी होता है, अधिकार छीन लिए जाते हैं इनके, विस्थापन करके इनको अलग किया जाता है, यहाँ पे पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो कहां तक ये जो अधिकार दिए गए हैं इनको क्या प्राप्त हो पा रहे हैं, इसकी थोड़ी सी क्वेश्चन के हिसाब से आप एनालिसिस करेंगे जैसा पूछा जाएगा। अब यहां पर आप अंत यही करेंगे कि अधिकार तो इनको दे दिए गए हैं, लेकिन कई बार आर्थिक विकास के नाम पर क्या किया जाता है, इसके साथ भी समझौता कर लिया जाता है। आर्थिक विकास यानी कि यहां पर लगना है कोई प्लांट, यहां पर लगनी है कोई इंडस्ट्री, तो प्लांट और इंडस्ट्री लगाने के चक्कर में यहां पर जो वन है उसको नष्ट किया जाएगा। तो जो वन के रहने वाले हैं, यहाँ के जो एसटी समुदाय हैं या अदर जो हैं, उन लोगों को क्या किया जाएगा, उन लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाएगा, उनके अधिकारों का हनन होगा। तो ये कैसे रोका जा सकता है, तो इस पे आप सोचिए, जब कोई क्वेश्चन आए तो उस पे आप करिए, ऐसे ही कंक्लूड करिए इसको कि हमको पर्यावरण के विहार पर या पर्यावरण के साथ समझौता करके किसी प्रकार के आर्थिक विकास को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तो जो शाश्वत विकास की हमारी संकल्पना है उसके खिलाफ हो जाता है। दूसरा, जो वन क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो वन उपज पे, वन भूमि पर निर्भर करने वाले लोग हैं, उनका जीवन भी डायरेक्टली इससे प्रभावित होता है। तो इसका पीडीएफ हम आपको जो ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां दे देंगे। ऐसे ही चलता रहेगा और आपको डेली बारीकियां बताएंगे। अगले सेशन में हम मिलेंगे तो कुछ और आपके लिए, आज हमने डिस्कस किया कि कैसे क्वेश्चन को समझ के और फिर क्या काट छांट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो काट छांट करने का मामला था, तो ये 2 प्रावधान तो आपको लिखने ही हैं। ये जो अधिकारों का उपयोग है, स्वामित्व अधिकार है, राहत और विकास अधिकार है, साथ में वन प्रबंधन अधिकार है, इनको लिखेंगे। लैंग्वेज आप कम कर सकते हैं थोड़ी सी, बाकी इसको आप लिख सकते हैं एक लाइन में कि कोई भी जो व्यक्ति या समुदाय है उसको कम माना जाएगा, उसकी पात्रता क्या है, और कोई जो अदर है, जो जिसको आप अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर कहते हैं, उनको कैसे मान्यता दी जाएगी। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख के इसको आप 250 शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं और अगला डिस्कशन करते हैं कुछ नए मुद्दे के साथ।